क्या 120 दिनों में एनडीए जैसे एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है? आप में से कुछ लोग बोलेंगे हाँ, और कुछ लोग कहेंगे इम्पॉसिबल। बट मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी आर्म फोर्सेस के ऑफिसर के डिक्शनरी में इम्पॉसिबल जैसी चीज तो होती ही नहीं है, क्योंकि अपने हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम और प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू किसी भी लक्ष्य को अचीव किया जा सकता है। जय हिंद स्टूडेंट्स, I am Prathamesh Niranjani and welcome you all to this amazing platform of Defense वाला। आपकी नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम में लगभग 120 दिनों का समय यहां पर रह गया है। आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। अगर आपने स्टार्ट नहीं करी है तो ये राइट टाइम है अपने आप को प्रिपेयर करने का इस एग्जामिनेशन के लिए। आज हम कुछ ऐसी बातें जानेंगे कि किस तरीके से इन 120 डेज के अंदर आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए और किस तरीके से पहली ही बार में आप इस एग्जाम को बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहली बात अगर मैं यहां पर करूं तो वो है अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। अगर आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं बट आपके पास उसका कोई प्रॉपर प्लान नहीं है तो वो सिर्फ आपकी एक विश बन के रह जाता है। वैसे ही अगर आपका लक्ष्य एनडीए के एग्जाम को क्लियर करना है तो आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कहते हैं ना, किसी भी मिशन का सफल होना या असफल होना उसकी प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके एग्जाम को भी आप क्लियर करेंगे या क्लियर नहीं कर पाएंगे, ये आपकी प्लानिंग के ऊपर ही डिपेंड करेगा। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी प्लानिंग के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करनी है जिसके थ्रू आप एनडीए एग्जाम को बड़े अच्छे से क्वालिफाई कर पाए। इसके बाद अगर दूसरी मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि डोंट एम फॉर सेफ स्कोर ओनली। कई बार बच्चे गलती करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं सेफ स्कोर की कि सर कट ऑफ कितना आने वाला है। देखिए, कट ऑफ क्लियर करने से आपका एग्जाम नहीं निकल जाएगा, क्योंकि जब मेरिट लिस्ट बनती है उसमें मार्क्स आपके बड़े ज्यादा अहम रोल प्ले करते हैं कि आप कितने मार्क्स लेकर आते हैं। तो मैं सबसे पहली बात आपको यही गाइड करूंगा कि दिमाग से कट ऑफ वाली चीज निकाल दो, माइंड में सिर्फ सिलेक्शन ध्यान में रखो और जितना हो सकता है, जितने भी टॉपिक्स हो रहे हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हो रहे हैं, सबकी तैयारी, सबकी मेहनत जम के करो और इस एग्जाम को पहली बार में क्लियर करो। तो कट ऑफ वाली जो चीज है वो अपने माइंड से आपको हटा देनी है बिल्कुल ही। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि एनडीए इज नॉट ओनली अबाउट द रिटन, इट्स ऑल्सो अबाउट द एसएसबी। आपको इस थ्रू आउट आपकी प्रिपरेशन में एसएसबी की भी तैयारी करनी है। एसएसबी की तैयारी का मतलब है कि आपको अपने आप पे भी वर्क करना है। जो 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है, मैं हमेशा यह चीज कहता हूं कि वो 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन में नहीं आ जाएगी। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। उन ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी को आपको अभी से अपने अंदर डेवलप करना, स्टार्ट करना ही होगा। धीरे धीरे जब आप इन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को या अपने अंदर चेंजेस लाते जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं एसएसबी के लिए भी प्रिपेयर होते रहते हैं। तो इस बात का हमेशा याद ध्यान रखिएगा कि ये एग्जाम ही नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम नहीं है कि 4 महीने सिर्फ आप रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं। ये 4 महीने हैं खुद को बदलने के, खुद की पर्सनालिटी में चेंज लाने के, ताकि आप एक प्रॉपर और पॉजिटिव पर्सनालिटी के साथ एसएसबी के अंदर अपीयर हो और पहली बार में आप एनडीए एग्जाम को भी क्लियर करें और अपने एसएसबी को भी क्लियर करें। अब यहां पर अगर दूसरी बात की जाए तो वो है वर्क ऑन बेसिक्स। सबसे 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 जरूरी बात यही है, आप अपने बेसिक्स पे काम कीजिए। अब वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट्स हो, अगर वो मैथमेटिक्स है तो आप मैथमेटिक्स के बेसिक्स पे काम कीजिए, फॉर्मूलाज पे काम कीजिए, आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस लगाइए। जितनी भी बेसिक चीजें आपको उस पे काम करना है। अगर यहां पर मैं बात करूं फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, या अगर बात की जा रही जीएटी की, तो जितने भी बेसिक चीजें हैं उन बेसिक चीजों को आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि यूपीएससी की किसी भी एग्जाम का नेचर ये रहा है कि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं बेसिक से उठा के पूछ लेता है। और अगर बेसिक आपका बहुत अच्छा तैयार है तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है आप उसे बहुत बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है सबसे पहले आपको कि अपने बेसिक्स को आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना है। मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो तो ग्रामर के रूल्स आप करिए, सारी चीजें आप कर सकते हैं और अपने बेसिक्स को स्ट्रांग करिए, कॉन्सेप्ट पे अपनी पकड़ मजबूत बनाइए। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि क्या एनसीईआरटी जरूरी है, कई बार बच्चे पूछते हैं सर क्या एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, क्या इसको अवॉइड किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। एनसीईआरटी ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपके सिलेबस के अंदर भी हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली यहां पर बात करूं मैथमेटिक्स के सेक्शंस की, तो 11th और 12th के अंदर कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, लगभग सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि आपकी डायरेक्टली बुक से ही आते हैं। आपको एनसीईआरटी को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। इसका यूज आप जीएटी के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी आपकी टोटली बेसिक्स के ऊपर डिपेंड करती है। और मैंने पहले भी कहा है कि अगर बेसिक स्ट्रांग, अगर आपकी नींव मजबूत है तो आप कितनी भी बड़ी इमारत खड़ी कर दीजिए वो बहुत मजबूत ही रहेगी। तो आपकी नींव क्या है? आपकी नींव है आपके
बेसिक्स। अब कितना भी टफ पेपर आने दो आगे एग्जाम में, आप उसको बड़े ही अच्छे से आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो एनसीईआरटीज क्या पढ़ना है? जी हां, बिल्कुल पढ़ना है। इसे प्रॉपरली आप पढ़िए। इसके जो फॉर्मूलाज है, जो नोट्स आप बना रहे, जो बेसिक चीजें हैं, उस पे अपनी पकड़ को आप मजबूत बनाइए। नेक्स्ट अगर पॉइंट की यहां पर मैं बात करूं कि फर्स्ट 30 डेज कॉन्सेप्ट ओनली, पहले 30 दिन, इन लगभग 120 दिनों में से सबसे पहले 30 दिन आपको यह करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वर्क करना है। चाहे फिर वो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट हो, चाहे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हो, या फिर केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स हो, 30 दिन सिर्फ आप कॉन्सेप्ट पे वर्क करिए। आप ये मत करिए कि आप शुरू से ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर देते हैं। पहले ही दिन से आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगा रहे हैं, क्वेश्चन बन नहीं रहा है, फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और पढ़ना छोड़ देते हैं। ये चीज बिल्कुल मत कीजिए। आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर तरीके से पहले 30 दिन इन सारे कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से तैयार करना है। अगर आपने कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लिए हैं, आपको लगता है कि मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, हाँ, तब जाकर आप जो है वो क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि इन 120 दिनों में शुरुआत के 30 दिन आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को जो है वो ज्यादा मजबूत कीजिए। नेक्स्ट अगर पॉइंट की यहां पर बात की जाए कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एनालिसिस हो जाता है कि पेपर का किस तरीके से पेपर बनाया जा रहा है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बेसिकली क्वेश्चंस को पूछने का तरीका क्या है। क्या पेपर बहुत डिफिकल्ट आ रहा है, क्या पेपर बहुत इजी आता है या मॉडरेट आता है, ये सारी चीजें आपको पीवाईक्यू से ही पता चलते हैं। ऐसा नहीं हो जाएगा कि पीवाईक्यू का एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको यहां पर मिल जाएगा। बट यहां पर एक चीज होती है कि जिस टॉपिक से पिछली बार पीवाईक्यू में क्वेश्चंस पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसी टॉपिक से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और आप पिछले 5 या 10 साल के जब पीवाईक्यूज को एनालिसिस कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि मुझे किस टॉपिक पे ज्यादा काम करना है और कौन सा टॉपिक मैं या तो अवॉइड कर सकता हूं या लास्ट टाइम के लिए रख सकता हूं। बट कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो मुझे करना ही है, जो कि हर साल एग्जाम में आ ही रहे हैं, तो आपको पीवाईक्यू को अवॉइड नहीं करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको लगाना है। ये आपकी प्रिपरेशन का एक हिस्सा होना चाहिए 120 डेज की स्ट्रेटेजी का। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें, मेक स्मॉल टारगेट्स। कई बार हम गलती ये करते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं और दिन का टारगेट डिसाइड करते हैं तो हम एक बहुत बड़ा टारगेट ले लेते हैं कि आज मैं 15 चैप्टर्स कंप्लीट कर लूंगा, 13 चैप्टर्स कंप्लीट कर लूंगा या 10 चैप्टर्स कंप्लीट कर लूंगा। और शाम होते होते जब तक वो टारगेट कंप्लीट नहीं होता है तो हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमसे चीज नहीं बनेगी, हम ये चीज कर ही नहीं सकते। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्मॉल टारगेट्स को सेट कीजिए। जैसा मैंने बताया कि आप टारगेट ये मत रखिए कि मैं 18 घंटे पढ़ूंगा, आज 20 घंटे पढ़ूंगा या 15 घंटे पढ़ूंगा, क्योंकि ये चीजें इंपॉसिबल होती है। आपको छोटे छोटे टारगेट सेट करने हैं पर डे के हिसाब से कि आज मैं 4 चैप्टर इसके कर लूंगा, 2 चैप्टर इस सब्जेक्ट के कर लूंगा। तो जब आप ये छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव कर लेते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और कॉन्फिडेंस बढ़ने के साथ साथ आपका सिलेबस भी डे बाय डे कवर होता जाता है। तो याद रखिएगा, आपकी पूरी प्रिपरेशन के इस पीरियड में अपने टारगेट्स को थोड़ा सा छोटा यहां पर रखना है, बहुत बड़े टारगेट्स आपको यहां पर नहीं लेने। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए, फॉलो स्ट्रिक्ट रूटीन, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। आपको एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने पढ़ाई करी, दूसरे दिन आपने स्किप कर दिया, फिर तीसरे दिन पढ़ाई करी और चौथे पांचवें दिन आपने स्किप कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके से आप खाना पीना स्किप नहीं करते हो वैसे ही आप पढ़ना भी स्किप नहीं कर सकते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर आप वीक में 7 दिन में से 6 दिन पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको 6 दिन पढ़ना ही है। एक स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो कीजिए, एक टाइम टेबल बनाइए, उसको फॉलो कीजिए और अगर आप उस टाइम टेबल को, उस रूटीन को फॉलो करते हैं तो बड़ी आसानी से आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर यहां पर पॉइंट की मैं बात करूं बेटा कि संडे इज रेस्ट डे। जी हां, सुन के हैरानी होगी कि क्या हम 7 दिन नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल नहीं। ये पॉइंट याद रखिए, जिस तरीके से हमारे शरीर को आवश्यकता होती है आराम करने की, वैसे ही हमारे दिमाग को भी आवश्यकता होती है आराम करने की। बिकॉज जब आप थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं उसके बाद आपका माइंड और बॉडी बहुत अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देती है, एक एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। संडे के दिन आपको क्या करना है, संडे के दिन या तो आप आपकी कोई फेवरेट मूवी देख सकते हैं, अपने दोस्तों से मिल सकते हैं, क्योंकि सोशल होना भी जरूरी है। एसएसबी के अंदर आपकी ये क्वालिटी भी देखी जाती है, आपकी सोशल एडेप्टेबिलिटी, कि आप सोशली कितने लोगों से मिलते जुलते हैं, आपका व्यवहार कैसा होता है लोगों के साथ और सोशली आप कैसे अडोप्टेबल हो जाते हैं या नहीं मिलजुल पाते हैं लोगों से या नहीं घुल मिल पाते हैं। तो दैट्स व्हाई आपको संडे को रेस्ट डे रखना है। आप चाहें तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए मूवी देखने जा सकते हैं, दोस्तों से मिल सकते हैं, तो संडे के दिन आप रिलैक्स कर सकते हैं। और इन 6 दिनों के अंदर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 5 दिन पढ़ाई कीजिए,
और जो छठा दिन होता है दैट मीन्स सैटरडे का दिन है, सैटरडे को के दिन आपने जितना भी पढ़ा है ना उसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये पॉइंट में बहुत बार बोलता हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, रिवीजन के बिना किसी भी एग्जाम को क्रैक करना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। वो पूरा सिलेबस एक बार में पढ़ने से हमको याद नहीं हो जाएगा। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा चीज होती है कि 100 बुक्स 1 टाइम्स और 1 बुक 100 टाइम्स, क्या किया जाए। कई बार गलती ये कर दी जाती है कि बहुत सारी मार्केट में एग्जाम्स के लिए बुक अवेलेबल है, उन सारी बुक्स को पढ़ लिया जाता है, जितने करंट अफेयर्स के नोट मिल रहे हैं सारे नोट्स को पढ़ लिया जाता है, जितने मैथमेटिक्स की बुक्स मिल रही है सारी बुक्स को पढ़ लिया जाता है। यहां पर यह चीज गलत है, आप बिल्कुल ये मत कीजिए। आप 100 बुक्स को एक बार पढ़ने की बजाय कीजिए कि आप जो एक बेसिक बुक लीजिए उस एक बेसिक बुक को लगभग 100 बार लगा दीजिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ज्यादा मटेरियल इकट्ठा नहीं करना है। देखिए क्वांटिटी यहां मैटर नहीं करेगी, आपकी मटेरियल का क्वालिटी कितना अच्छा है, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है। तो एक बुक को आप 100 बार पढ़िए, ना कि 100 बुक को एक बार पढ़िए। इस पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की यहां पर बात की जाए, मेक न्यूज़पेपर पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। स्ट्रिक्टली सभी बच्चों को इस चीज को फॉलो करना है। स्पेसिफिकली ये पॉइंट उन बच्चों के लिए भी है जिनका कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा कमजोर है, जिनकी इंग्लिश कमजोर है। न्यूज़पेपर को अपनी डेली लाइफ का पार्ट बना लीजिए। आप लोग डेली लाइफ का पार्ट बना लीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहला काम आपको फ्रेशन अप होकर करना है, वो है आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। इसके दो फायदे, पहला फायदा करंट अफेयर्स का पोर्शन आपका टोटली कंप्लीट हो जाता है, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा आपकी इंग्लिश भी धीरे धीरे इंप्रूव होने लगती है, आपका कम्युनिकेशन स्किल भी धीरे धीरे इंप्रूव होने लगती है। और इसके पीछे एक हिडन बेनिफिट भी, एक छुपा हुआ बेनिफिट भी है। इसके थ्रू जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, किसी न्यूज को पढ़ते हैं, तो उस पॉइंट के लेकर या उस टॉपिक को लेकर आपकी खुद की एक समझ डेवलप होती जाती है कि आप उस पॉइंट के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपकी उस टॉपिक की समझ कितनी है। और यही समझ आपकी एसएसबी में आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है, क्योंकि इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के डेवलप होने में आपके व्यूज का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो न्यूज़पेपर को आपको अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाना है, ये एसेंशियल चीज है। और न्यूज़पेपर को डेली लाइफ का पार्ट बनाना है, इसके दिन इसके लिए संडे को भी रेस्ट नहीं करना है, संडे को भी न्यूज़पेपर तो एटलीस्ट आपको पढ़ना ही है। नेक्स्ट पॉइंट की यहां पर मैं बात करूं, मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस ऑफ योरसेल्फ। इन 120 डेज के अंदर जो लास्ट 30 डेज होंगे उसके अंदर आपको लगाना है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट लगाने के बाद एनालिसिस कीजिए कि कितने क्वेश्चंस मेरे सही जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक मैं रॉन्ग कर देता हूं, और किस टॉपिक के अंदर मुझे ज्यादा जरूरत है पढ़ने की, और किस टॉपिक पे मेरी पकड़ मजबूत है। बिकॉज जिस टॉपिक पे पकड़ मजबूत है बार बार उस टॉपिक को लगाना नहीं है, बिकॉज हमारी एक टेंडेंसी होती है जिस सब्जेक्ट्स या जो टॉपिक हमें बहुत अच्छा लगता है हम सिर्फ और सिर्फ उसी पे ध्यान देते हैं। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। और मॉक टेस्ट लगाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका एनालिसिस करना। तो एनालिसिस करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है। और ये बात मैं फिर से आपको कहूंगा कि मॉक टेस्ट के बिना एग्जाम को क्लियर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मॉक टेस्ट जब आप एक प्रॉपर सिचुएशन में लगाते हैं, प्रॉपर टाइमिंग के साथ लगाते हैं, तो आप उसी माहौल को फील करते हैं जो कि एग्जामिनेशन हॉल में होने वाला है। सो दैट्स व्हाई मॉक टेस्ट पे लगाना बहुत ज्यादा यहां पर जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर यहां पर बात की जाए, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, क्या मैसेज भी क्रैक कर सकते हैं? आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है बेटा, क्योंकि आपने अभी तक उस पर वर्क नहीं किया है। दुनिया में कुछ भी इंपॉसिबल तो है नहीं। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे अभी से वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि एंड टाइम पर अगर आप एग्जाम क्लियर कर लें तो ये नहीं लगे कि अरे मेरा एसएसबी इसलिए नहीं निकला क्योंकि मेरी इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एसएसबी के लिए बिल्कुल इंग्लिश होना कंपलसरी है, बट एटलीस्ट आपकी इंग्लिश के ऊपर आप वर्क कर सकते हैं और वो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तो आपको ये काम अभी से करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे अभी से वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये आपके एसएसबी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका सबसे आसान तरीका कौन सा है? जैसे कि हमने कहा है कि न्यूज़पेपर को पढ़िए। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसे जोर से बोलिए, ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन भी उससे ठीक होता है और आपका हेजिटेशन भी दूर हो जाएगा इंग्लिश बोलने का, क्योंकि इंग्लिश आती सबको है, बस बोलने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, जीएटी 600 नंबर कैरी कर रहा है, 600 मार्क्स, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि जीएटी का एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स देकर जाता है। अगर आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, ये बात स्पेसिफिकली पीसीएम बैकग्राउंड के बच्चों के लिए कि अपने जीएटी पे भी आपको वर्क करना है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जीएटी के ऊपर भी प्रॉपर्ली वर्क कीजिए इन 120 डेज के अंदर।
नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि कॉमन टॉपिक्स फर्स्ट, सबसे पहले ऐसे टॉपिक्स पढ़िए जो कि कॉमन है। कॉमन किसके अंदर है? ऐसे टॉपिक्स आपको पढ़ना है, और ये पॉइंट बेसिकली उन बच्चों के लिए जो अभी 12th के एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं और एनडी का एग्जाम भी दे रहे हैं। आपके एग्जामिनेशन के अंदर आपके क्लास का 12th का जो कॉमन टॉपिक्स हैं और आपके एनडी के जो सिलेबस के कॉमन टॉपिक्स है, आप उनको सबसे पहले लगा लीजिए। इसका फायदा ये होगा कि आपके एग्जाम के अंदर, चाहे वो दोनों एग्जाम हो, आपका 12th का एग्जाम हो या एनडी का एग्जाम हो, दोनों एग्जाम के अंदर वो कॉमन टॉपिक्स आने ही वाले हैं, जिसका फायदा आपको अंत में मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टॉपिक वेटेज। टॉपिक वेटेज पता कैसे लगेगा? जब आप एनालिसिस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो आपको समझ में आ जाता है कि किस टॉपिक का कितना ज्यादा वेटेज है, और उस वेटेज के हिसाब से ही आपको टॉपिक्स को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि किसी टॉपिक का वेटेज बड़ा कम है, एक ही क्वेश्चन उससे आ रहा है और आप उस पर 3 घंटे वर्क कर रहे हैं, 4 घंटे उसी को पढ़े जा रहे हैं। ये आपको नहीं करना है। टॉपिक को वेटेज के हिसाब से पढ़ना है आपको। ये 120 डेज के अंदर आपकी स्ट्रेटजी रहने चाहिए। और इसके बाद हम बात करेंगे एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की, फिजिकल एक्टिविटी की। अपने डेली रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी को, स्पोर्ट्स को एक हिस्सा बना लीजिए, चाहे फिर वो रनिंग करना हो, जिम जाना हो या बाहर खेलने जाना हो। एक फिजिकल एक्टिविटी को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लीजिए। इससे होगा ये कि आपका शरीर, आपका बॉडी फिट रहेगी, और अगर आपकी बॉडी फिट रहेगी तो आपका माइंड भी फिट रहेगा, जो कि एसएसबी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन पॉइंट्स को आपको यहां पर ध्यान रखना है। अगर आप इस तरीके से प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो पहली बार में आपके एग्जाम को क्लियर करने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात, अपने आप पे भरोसा रखिए दृढ़ निश्चय के साथ, और इस तरह की एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप इस एग्जाम को पहली बार में क्रैक कर सकते हैं। जय हिंद।